started. ओके सो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर हिना वाणी और हम लोग चरक उत्तरार्ध में हमने चिकित्सा स्थान देखा। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कल्पस्थान। तो कल्पस्थान चिकित्सा चरक के साथ ही हम लोग सुश्रुत संहिता के भी 35-36 नंबर के अध्याय के संदर्भ देखेंगे इसके साथ, और अष्टांग हृदय कल्पस्थान के 1, 2 और 6 अध्याय का संदर्भ इसमें आया हुआ है। तो कल्पस्थान का प्रयोजन मेनली क्या है, तो इसमें अलग अलग कल्प बताए हुए हैं जो पंचकर्म के लिए यूजफुल हमें है। तो पहले तो विरेचन की व्याख्या हम लोग देखेंगे। तत्र दोषहरणम ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञकम अधोभागम विरेचन संज्ञकम। दोषों को अगर हम लोग ऊर्ध्व मार्ग से बाहर निकाल रहे हैं, उत्क्लेशित दोषों को, तो उसे वमन कहा जाता है। अधोभाग से अगर हम लोग प्रकोपित दोषों को, उत्क्लेशित दोषों को बाहर निकाल रहे हैं तो उसे विरेचन कहा जाता है। बट दोनों भी वे से शरीर मल को बाहर निकालने को विरेचन संज्ञा भी दी गई है, मतलब अधो विरेचन एंड ऊर्ध्व विरेचन ऐसे। ओके तो ये जो विरेचन औषधि, मतलब ऊर्ध्व अधो विरेचन वाली जो औषधियाँ हैं उसकी क्वालिटीज बताई हुई है कि वो कैसे होने चाहिए। तो ये औषधि जो है वो उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, व्यवहारी, विकासी गुण की रहती है। दोष संगात अनुप्रवण भाव से तथा कोष्ठ गमनमुख रहने से आमाशय में आकर उदान वायु को प्रेरित करता है। तो दोषों का जो संघात है वो ये औषधियाँ तोड़ती है, उनको कोष्ठ में लाती है और उदान वायु की प्रेरणा से वो आमाशय में से या पक्वाशय में से बाहर निकलता है। अग्नि और वायु अधिक्य वाली जो औषधियाँ रहती है वो वमन पंचकर्म के लिए काम में आती है, और पृथ्वी और जल अधिक्य वाली जो है वो विरेचन के लिए मानी जाती है। ओके तो कौन से ड्रग्स है जो वमन विरेचन में मेन माने जाते हैं। तो तत्र फल जिमुतक इक्ष्वाकु धामार्गव कुटज कृतवेदनम, ये इतने जो है वो वामक गण में आते हैं। फल मतलब मदन फल सभी वामक द्रव्यों में श्रेष्ठ माना जाता है। जिमुतक, इक्ष्वाकु, धामार्गव, कुटज और कृतवेदन ये वामक गण माना जाता है। श्यामा, त्रिवृत्त, चतुर्लुंग, तिलवल्क, महावृक्ष, सप्तला, शंखिनी, दंती, द्रवंती ये विरेचन काम कराती है। ओके इनके अलग अलग संयोग से 600 योग आचार्यों ने बताए हुए हैं। अभी ये जो द्रव्य है हम लोग कहाँ से कलेक्ट करते हैं, तो देश के 3 मेन टाइप माने जाते हैं, जांगल, अनूप और साधारण। तो हर एक देश की क्वालिटी बताई हुई कि जांगल देश के क्या लक्षण है। तो ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहता है। वामक द्रव्य अग्नि और वायु गुण भूयिष्ठ है, विरेचक द्रव्य पृथ्वी और जल महाभूत डोमिनेटेड है। तो ये सब भी चीजें एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पर्याकाश भूयिष्ठ निरभ्र आकाश युक्त रहता है जांगल देश। प्रतत, मृग, तृष्णिका, फगुद, उसका जो स्पर्श रहता है वो तनु, खर, सिकता, शर्करा बहुल ऐसी जमीन रहेगी। लावा, तीतर, चकोर ये जो पक्षी है वो वहाँ पे भ्रमण करेंगे। वात पित्त दोषों का आधिक्य रहता है और जो जमीन है वो स्थिर कठिन रहती है। ओके तो सुश्रुत संहिता में आकाश सम, प्रवीरल, अल्प कंटकी वृक्ष, अल्प वर्षा एवं जल, मतलब जहाँ पे वर्षा भी कम है और जल भी कम है। उष्ण दारुण ऐसा जो प्रदेश है, वात दोष का डोमिनेशन है वहाँ पे। स्थिर कृश शरीर के मनुष्य वहाँ पे मेनली पाए जाते हैं, ऐसे देश को जांगल देश कहा जाता है सुश्रुत संहिता के अकॉर्डिंग। तो ये भी एमसीक्यू के लिए ध्यान में रखना कि जो कुछ अलग क्वालिटी उन्होंने बताई है। ओके अभी अनुपदेश का भी सेम वे से वर्णन किया हुआ है कि कैसे रहता है अनुपदेश में, एटमॉस्फेयर, उधर की जमीन, उधर के लोग। तो सुकुमार पुरुष ऐसे देश में पाए जाते हैं। वात और कफ भूयिष्ठ ऐसा ये देश रहता है। स्निग्ध तनु प्रतान ऐसी वो भूमि रहेगी। सरित समुद्र, शिशिर पवन बहुल, मतलब हवा भी बहुत है उधर, ऐसा ठंडे
ठंडा एटमॉस्फेयर जहाँ पे रहता है वो अनूप देश माना जाता है। सुश्रुत संहिता में भी बहु उदक जहाँ पे है, निम्न उन्नत नदी, वर्ष गहनो, मृदु शीत अनिलो, जहाँ पे जो हवा है वो ठंडी और मृदु है। बहु महापर्वत वृक्ष वाले, मृदु सुकुमार पुरुष जहाँ पे रहते हैं, कफवात रोग भूयिष्ठ ऐसी जो भूमि रहती है वो अनूप मानी जाती है। और साधारण जो रहता है उसमें दोनों देशों का कॉम्बिनेशन वाला, सभी सहनन वाला, मतलब बल वर्ण सभी सहनन वाला जो चीजें है वो वहाँ पे पाई जाती है। ओके, अभी औषध प्रशस्त भूमि का भी वर्णन किया हुआ है कि कौन से भूमि में उगने वाले जो औषधि वनस्पति है वो बेस्ट माने जाते हैं। तो कृश रोहिष्य तीर्णा स्निग्ध कृष्ण मधुर मृत्तिका, सुवर्ण वर्ण मधुर मृत्तिका, मतलब सुवर्ण वर्णी है, मधुर रस युक्त है, कृष्ण वर्णी है, स्निग्ध है, ऐसी जो भूमि है वो प्रशस्त मानी जाती है। कब करना चाहिए? अलग अलग जो वनस्पति के या औषधि वनस्पति के जो उपयुक्त अंग बोलते हैं हम लोग, जो पार्ट हम लोग मेडिसिन के लिए यूज करते हैं, जैसे कि उसके लीव्स, उसके रूट्स, उसके स्टेम, तो वो कब कब क्या कलेक्ट करना चाहिए उसका भी आचार्यों ने वर्णन किया हुआ है। कि जब हम लोग शाखा और पलाश मतलब पत्र जब हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, और अगर वो नए हैं, मतलब उनको नए ही कलेक्ट करना है। अचिर प्ररूढ़ मतलब नूतन पत्र कलेक्ट करने हैं, तो कब करने हैं? तो वसंत और वर्षा ऋतु में। फिर प्ररूढ़ पर्ण अगर हमको कलेक्ट करने हैं और मूल कलेक्ट करने हैं, मतलब रूट कलेक्ट करने हैं, तो ग्रीष्म और शिशिर ऋतु में करने चाहिए। त्वक कंद क्षीर अगर कलेक्ट करना है तो शरद ऋतु में। सार अगर ले रहे हैं वनस्पति का तो हेमंत ऋतु में। और पुष्प या फल ले रहे हैं तो जिस भी ऋतु में वो आते हैं वो ऋतु में उनको कलेक्ट करना है। तो ये हो गया चरक संहिता के अकॉर्डिंग, कि मतलब जब नए लीफ कलेक्ट कर रहे हो तो वर्षा वसंत में करो, पुराने लीफ या रूट कलेक्ट कर रहे हो तो ग्रीष्म शिशिर ऋतु में करो। त्वक कंद क्षीर अगर ले रहे हो तो शरद ऋतु में, और सार अगर ले रहे हो तो हेमंत ऋतु में। तो ये भी एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर सुश्रुत संहिता में क्या कहा है कि वसंत ऋतु में सार कलेक्ट करना है, ग्रीष्म ऋतु में फल, प्रावरुट में मूल, वर्षा में पत्र, शरद में त्वक, हेमंत में क्षीर। तो ये भी वेरिएशन हमें ध्यान में रखना है। अग्नेय औषधि अग्नेय ऋतु में लेनी है, सौम्य ऋतु में सौम्य औषधि कलेक्ट करनी है। ओके, फिर जहाँ पे हम लोग वो मेडिसिन स्टोर करेंगे तो वो जो स्टोर रूम है उसका डोर जो है वो आइदर ईस्ट या नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए, या नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए। फिर अलग अलग दोष के अनुसार अनुपान जो है ये वामक विरेचक औषधि का वो चेंज होता है। तो अगर वात विकृति में हम लोग कर रहे हैं तो सुरा, जयवेरक, तुषोदक, मैरेय, मैदक, धान्याम्ल, आम्लदधि, इनको हमें एज अनुपान लेना है। अगर पित्त विकृति में कर रहे हैं तो ये लिस्ट दिया हुआ है, और कफ विकृति में कर रहे हैं तो मधु मूत्र कषाय के साथ हमें करना है। ओके, अभी मदन फल जो है वो वामक औषधियों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो वसंत ग्रीष्म ये दो ऋतु के बीच में हमें मदन फल को संग्रह करना है या स्टोर करना है। पुष्य, अश्विनी, मृगशिरा नक्षत्र में हम लोग मदन फल संग्रह करेंगे। मदन फल जो है वो पक्व, अहरित, अकान्य, पांडुवर्णी, अरस्व ऐसा होना चाहिए। उसको हम लोग गोमय मतलब गाय के गोबर से उसको लेप करके, या तो तुष या तो मांस या तो शाली या तो कुलथ या तो मुद, इनमें से किसी भी एक में 8 रात तक रखते हैं। ओके, फिर उसे सुखाना पड़ता है और घृत, दधी, तेल, मध इससे मर्दन करके फिर से उसको सुखाया जाता है। मध से मर्दन करके फिर से उसे सुखाया जाता है और फिर उसको नवकलश में संग्रहित किया जाता है। तो इससे क्या होगा, वो प्यूरिफाइड भी होगा और वो
हमें मेडिसिन में या पंचकर्म विधि में यूज करने के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। अभी वमन विधि जो है तो 2 से 3 दिन तक स्नेहन स्वेदन कराते हैं हम लोग पेशेंट का। फिर ग्राम्य अनुपौधक मांस रस, क्षीर दधी, माश, तिलकालक, इससे श्लेष्म उत्क्लेश कराते हैं। आहार जीर्ण होने पर पूर्वान्न में घृत मात्रा डिसाइडेड रहती है कि इतना से स्टार्ट करना है, जैसे 5 ml से स्टार्ट करना है, फिर नेक्स्ट डे 10 ml, फिर 15 ml। जब तक स्नेह सात्म्य के लक्षण हमें नहीं दिखते तब तक हम लोग ये मात्रा बढ़ाते हैं। उसके बाद हम लोग मदन फल पिपली अंतरनख मुष्टि इतने क्वांटिटी में यष्टि मधु कषाय के साथ पेशेंट को देते हैं, या कोविदार, कर्बूदार, नीप, विदुल, बिम्बी, इनमें से किसी भी एक के कषाय में हम लोग एक रात रख के फिर प्रातः काल में मधु सेंधव के साथ उसको कंज्यूम करने के लिए देते हैं। तो कुछ तो स्वस्ति वाचन वाले श्लोक वगैरह बोल के पूर्व उत्तर दिशा में रुग्ण का मुख करके फिर हम लोग उसको वो पीने को देते हैं और पित्तागम होने तक वमन कराते हैं। हीन वेग में पिपली, आमलक, सरसव, त्वचा, कल्क, लवण और उष्णोदक के साथ पुनः पुनः हम लोग उनको देते हैं पीने के लिए। सर्वेशु मधु सेंधव कफ विलयन छेदनार्थ वमनेशु विद्यात। मध और सेंधव जो है वो कफ विलयन के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। तो दोषों के छेदनार्थ हम लोग वमन में मध सेंधव के साथ मदन फल कल्क जो है वो दिया जाता है। मदन फल के जो योग है चरक संहिता में 133 योग बताए, सुश्रुत संहिता में 31 योग बताए हुए। अगेन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना। तो कुछ कुछ चूर्ण है, कुछ फाणित है, कुछ नस्य के तौर पे है, क्षीर घृत में मिलाया जाता है, वर्ती क्रिया द्वारा दिया जाता है, मात्रा द्वारा दिया जाता है, कषाय द्वारा दिया जाता है, क्षाड़व द्वारा दिया जाता है। तो चूर्ण, फाणित, नस्य के एक एक योग है। क्षीर घृत में 5 योग है, वर्ती द्वारा 6 योग है, मात्रा द्वारा 8 है, कषाय द्वारा 9 है, शाड़व द्वारा 10 है और पूप शशकुली द्वारा 16 योग है। लेह मोदक उत्कारिका के फॉर्म में 20 योग है। तो ये भी जो है एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर मदन फल का कोविदारित दही 8 द्रव्यों के कषाय से 21 बार परिस्रावित करके तीव्र कफस्राव, ग्रथिक, ज्वर, अरुचि में उपयोग किया जा सकता है। मदन फल पिपली भी यूज की जाती है। कंठम, हृदय में तनु कफ अगर है तो उसको निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ओके, तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट विरेचन द्रव्य या वमन विरेचन द्रव्य और मदन फल के बारे में हमने देखा। अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जीमूतक, इक्ष्वाकु, वत्सक, धामार्गव, कृतवेदन, ये जो दूसरे दूसरे वामक ड्रग्स हैं उनके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे।